हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉर्ज आर मार्टिन की मास्टरपीस ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले भाग ए गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी और सबसे खौफनाक चैप्टर 72। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे डेनरीस टारगेरियन की कहानी एक नई दिशा लेती है, कैसे अग्नि और धुआं उसके लिए नई शुरुआत बनते हैं और कैसे ड्रैगन की वापसी इस दुनिया को बदलने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के इस जादुई और रहस्यमय अध्याय को, जहां हर पल में छिपा है सस्पेंस, दर्द और उम्मीद। लाल और सूखी जमीन थी, मरी हुई और तपती हुई, और अच्छी लकड़ी मिलना मुश्किल था। उसके खोज करने वाले लोग मुड़े हुए कॉटनवुड के पेड़, बैंगनी झाड़ियां, भूरे रंग की घास के गुच्छे लेकर लौटे। उन्होंने उनमें से 2 सबसे सीधे पेड़ चुने, उनकी टहनियां और शाखाएं काट दी, छाल उतारी और उन्हें फाड़कर एक चौकोर बनाया। चौकोर के बीच में उन्होंने भूसा, झाड़ियां, छाल के टुकड़े और सूखे घास के बंडल रखे। रकारों ने उनके पास बची छोटी घोड़ी की झुंड में से एक घोड़ा चुना। वह खाल ड्रोगो के लाल घोड़े जितना अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ ही घोड़े उसके बराबर थे। चौकोर के बीच में अग्गो ने उसे एक सूखा सेब खिलाया और एक ही झटके में कुल्हाड़ी से माथे के बीच में मारकर मार दिया। हाथ पैर बंधे मिर्री माज दूर धूल में बेचैनी से अपनी काली आंखों से देख रही थी। उसने डेनेरिस से कहा, घोड़ा मारना ही काफी नहीं है। खून अपने आप में कुछ नहीं करता। तुम्हारे पास जादू करने के लिए शब्द नहीं है, न ही उन्हें खोजने की समझ। क्या तुम सोचती हो कि खून का जादू बच्चों का खेल है? तुम मुझे माएगी कहती हो जैसे ये कोई अपशब्द हो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बुद्धिमान होता है। तुम एक बच्ची हो, बच्चे जैसी नासमझी लिए हुए। जो भी तुम करने की सोच रही हो, वह सफल नहीं होगा। मुझे इन बंधनों से खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माएगी की बकवास सुन सुनकर मैं थक गई हूं, डेनेरिस ने झोगो से कहा। उसने उसे कोड़े से मारा और इसके बाद माएगी चुप हो गई। घोड़े की लाश के ऊपर उन्होंने तराशे हुए लट्ठों का एक मंच बनाया, छोटे पेड़ों के तने और बड़ी शाखाएं और सबसे मोटी और सीधी टहनियां जो वे पा सके। उन्होंने लकड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर, सूरज के उगने से डूबने तक रखी। मंच पर उन्होंने खाल ड्रोगो के खजाने रखे, उसका बड़ा तंबू, उसके रंगीन चोले, उसके काठी और हार्नस, वह कोड़ा जो उसके पिता ने उसे जवान होने पर दिया था, वह अराख जो उसने खाल ओगो और उसके बेटे को मारने के लिए इस्तेमाल किया था, और एक शक्तिशाली ड्रैगन बोन धनुष। अग्गो ड्रोगो के रक्तस्वारों द्वारा डेनेरिस को दहेज के तौर पर दिए गए हथियार भी रखना चाहता था, लेकिन डेनेरिस ने मना कर दिया। वे मेरे हैं, उसने कहा, और मैं उन्हें रखना चाहती हूँ। खाल के खजानों के चारों ओर झाड़ियां और सूखे घास के बंडल रखे गए। सूरज जब लगभग आकाश के बीच में था, तब सर जोरा मोरमोंट ने उसे अलग बुलाया। राजकुमारी, उन्होंने शुरू किया। तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो? डेनेरिस ने चुनौती दी। मेरा भाई विसेरिस तुम्हारा राजा था, है ना? हाँ मेरी लेडी। विसेरिस अब मर चुका है। मैं उसकी वारिस हूं, हाउस टारगेरियन का आखिरी रक्त। जो कुछ भी उसका था, अब मेरा है। मेरी रानी, सर जोरा ने घुटना टेकते हुए कहा, जो तलवार उसकी थी, वह तुम्हारी है, डेनेरिस। और मेरा दिल भी, जो कभी तुम्हारे भाई का नहीं था। मैं सिर्फ एक योद्धा हूं, और मेरे पास तुम्हें देने को केवल निर्वासन है, पर मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बात सुनो। खाल ड्रोगो को जाने दो। तुम अकेली नहीं रहोगी। मैं वादा करता हूं, कोई भी तुम्हें वैस दोथराक नहीं ले जाएगा जब तक तुम चाहो। तुम्हें डॉश खलीन में शामिल होने की जरूरत नहीं। मेरे साथ पूरब चलो। यीती, कार्थ, जेड सागर, अस्शाई बाय द शैडो। हम सारी अद्भुत जगहें देखेंगे जो अभी देखी नहीं गई हैं, और देवताओं द्वारा परोसी गई शराब पिएंगे। कृपया, खलीसी।
मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे करना होगा, डेनेरिस ने कहा। उसने उसके चेहरे को प्यार और दुख के साथ छुआ। तुम समझ नहीं पाते। मैं समझता हूं कि तुम उससे प्यार करती थी, सर जोरा ने हताशा भरे स्वर में कहा। मैंने भी अपनी पत्नी से प्यार किया था, फिर भी मैं उसके साथ नहीं मरा। तुम मेरी रानी हो, मेरी तलवार तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हें ड्रोगो की चिता पर चढ़ते नहीं देख पाऊंगा। मैं तुम्हें जलते हुए नहीं देख सकता। क्या यही तुम्हारा डर है? डेनेरिस ने उसके चौड़े माथे पर हल्का सा चुंबन किया। मैं इतनी बच्ची नहीं हूं, प्यारे सर। क्या तुम उसके साथ मरना नहीं चाहती? तुम कसम खाती हो, मेरी रानी? मैं कसम खाती हूं, उसने कहा, 7 राज्यों की आम भाषा में, जो अधिकार से उसकी थी। मंच का तीसरा स्तर उंगलियों से भी पतली टहनियों से बुना गया था और सूखे पत्ते और टहनियों से ढका हुआ था। उन्होंने इसे उत्तर से दक्षिण, बर्फ से आग की ओर रखा और नरम तकियों और रेशमी चादरों से ऊंचा ढेर बनाया। जब वे खत्म हुए, तब सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था। डेनेरिस ने अपने आसपास बचे हुए दोथराकी को बुलाया। 100 से कम लोग बचे थे। उसने सोचा, एजॉन के पास कितने थे? पर अब इसका कोई मतलब नहीं था। तुम मेरे खलासर होगे, उसने उनसे कहा। मैं दासों के चेहरे देखती हूं। मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। अपनी कॉलर उतार दो। यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि तुम रहना चाहते हो, तो हम भाई बहन, पति पत्नी की तरह रहेंगे। काली आंखें उसे देख रही थीं, सतर्क और भावहीन। मैं बच्चों को देखती हूं, महिलाओं को, बुजुर्गों के झुर्रियों वाले चेहरे। मैं कल एक बच्ची थी। आज मैं एक औरत हूं। कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं तुम सबको अपना हाथ और दिल देती हूं, और तुम्हारे लिए हमेशा जगह होगी। उसने अपने खास 3 जवान योद्धाओं की ओर देखा। जोगो, तुम्हें मैं अपनी दुल्हन के तोहफे के रूप में चांदी से बने कोड़े देती हूं, और तुम्हें को नाम देती हूं, और तुम्हारे वचन मांगती हूं कि तुम मेरी रग रग के खून की तरह जियो और मरो, मेरे साथ सवारी करो और मेरी रक्षा करो। जोगो ने कोड़ा उसके हाथों से लिया, लेकिन उसका चेहरा उलझन भरा था। खलीसी, उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह नहीं होता। एक महिला का रक्तस्वार होना मुझे शर्मिंदा करेगा। अग्गो, डेनेरिस ने कहा, जोगो की बातों की परवाह किए बिना। अगर मैं पीछे देखूंगी तो मैं खो जाऊंगी। तुम्हें मैं अपनी दुल्हन के तोहफे के रूप में ड्रैगनबोन धनुष देती हूं। वह धनुष 2 बार मुड़ा हुआ, चमकदार काला और शानदार था, डेनेरिस से लंबा। मैं तुम्हें को नाम देती हूं, और तुम्हारे वचन मांगती हूं कि तुम मेरी रग रग के खून की तरह जियो और मरो, मेरे साथ सवारी करो और मेरी रक्षा करो। अग्गो ने सिर झुकाकर धनुष स्वीकार किया। मैं ये शब्द नहीं कह सकता। केवल पुरुष ही खलासर की अगुवाई कर सकते हैं, या को नाम दे सकते हैं। रकारो, डेनेरिस ने मना करने वाले से मुंह मोड़ते हुए कहा, तुम्हें मैं वह बड़ा अराख देती हूं जो मेरी दुल्हन के तोहफे के रूप में मिला था, सोने की नक्काशी के साथ। और तुम्हें भी मैं अपना को नाम देती हूं, और तुम्हारे वचन मांगती हूं कि तुम मेरी रग रग के खून की तरह जियो और मरो, मेरे साथ सवारी करो और मेरी रक्षा करो। तुम खलीसी हो, रकारो ने कहा, अराख लेते हुए। मैं तुम्हारे साथ वैस दोथराक तक मातृपर्वत के नीचे सवारी करूंगा, और तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक तुम डॉश खलीन की क्रोनों के साथ अपना स्थान नहीं लेती। इससे ज्यादा मैं वादा नहीं कर सकता। डेनेरिस ने शांत होकर सिर हिलाया जैसे उसने उसकी बात न सुनी हो, और अपने आखिरी योद्धा की ओर मुड़ी। सर जोरा मोरमोंट, उसने कहा, मेरे योद्धाओं में सबसे पहले और सबसे महान, मेरे पास तुम्हें कोई दुल्हन का तोहफा नहीं है, पर मैं तुम्हें कसम देती हूं कि एक दिन मैं तुम्हारे हाथों से एक लंबा तलवार दूंगी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी, ड्रैगन निर्मित और वैलेरियन स्टील की बनी। और मैं तुम्हारे वचन भी मांगती हूं। तुम्हें मिल गया, मेरी रानी, सर जोरा ने कहा।
तलवार उसके पैरों के सामने रखकर घुटना टेकते हुए। मैं तुम्हारी सेवा करने, तुम्हारी आज्ञा मानने और जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए मरने की कसम खाता हूं। जो भी हो, जो भी हो, मैं तुम्हें उस कसम की याद दिलाऊंगी। मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम कभी इसका पछतावा न करो। डेनेरिस ने उसे खड़ा किया, पैरों की उंगलियों पर खड़ी होकर उसके होंठों को हल्के से चूमा और कहा, तुम मेरी पहली क्वीन गार्ड हो। वह महसूस कर सकती थी कि खलासर की निगाहें उस पर टिकी हैं जैसे ही वह अपने तंबू में दाखिल हुई। दोथराकी उसके बारे में फुसफुसा रहे थे और अपनी काली बादाम जैसी आंखों के कोनों से उसे अजीब तरह से झांक रहे थे। उन्हें लगता था कि वह पागल है। डैनी ने जाना, शायद वह वाकई पागल थी। वह जल्द ही जान जाएगी। अगर मैं पीछे देखूंगी तो मैं खो जाऊंगी। जब इरी ने उसकी नहलाने में मदद की तो उसका स्नान पानी बहुत गर्म था, लेकिन डैनी ने कोई सिकुड़न या चीख नहीं की। उसे यह गर्माहट पसंद आई। इससे उसे साफ महसूस होता था। जीकी ने उस पानी को वास दोथराक में बाजार से लाई गई खुशबूदार तेलों से महकाया था। भाप नम और सुगंधित उठ रही थी। दोरेह ने उसके बाल धोए और उन्हें कंघी से सुलझाया, उलझनों को खोलते हुए। इरी ने उसकी पीठ मलमल दी। डैनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस खुशबू और गर्माहट को अपने चारों ओर महसूस किया। वह गर्माहट उसकी जांघों के बीच की तकलीफ में समा रही थी। वह सिहर उठी जब वह अंदर तक पहुंची और उसका दर्द और अकड़न घुल गई। वह जैसे तैर रही थी। जब वह साफ हो गई तो उसकी हाथ मजदूरों ने उसे पानी से बाहर निकाला। इरी और जीकी ने उसे पंखे से सुखाया, जबकि दोरेह ने उसके बालों को ब्रश किया जब तक वे उसके पीछे चांदी की नदी की तरह बहने नहीं लगे। उन्होंने उसे मसाले के फूल और दालचीनी की खुशबू दी, एक हल्का स्पर्श उसके कलाई पर, कान के पीछे, उसके दूध से भारी स्तनों के सिरों पर। आखिरी बार उसकी खास जगह पर खुशबू लगाई गई। इरी की उंगली एक प्रेमी के कोमल चुंबन की तरह हल्की और ठंडी थी जब वह धीरे धीरे उसके ओंठों के बीच ऊपर फिसली। उसके बाद डैनी ने सबको भेज दिया ताकि वह खाल ड्रोगो के लिए उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर सके। उसने उसका शरीर साफ किया, उसके बालों को ब्रश किया और तेल लगाया, अपने हाथों से आखिरी बार उसे छुआ, उसके वजन को महसूस किया, उस पहली बार को याद किया जब उसने उसे छुआ था, उनकी शादी की रात। उसका बाल कभी कटाया नहीं गया था। कितने पुरुष ऐसे होते हैं जिनका बाल बिना कटे मर जाता है। उसने अपना चेहरा उसके बालों में दबाया और तेल की गहरी खुशबू सूंघी। वह घास और गर्म मिट्टी की खुशबू था, धुएं और शुक्राणु की खुशबू और घोड़ों की। वह ड्रोगो की खुशबू थी। मुझे माफ करना, मेरे जीवन के सूरज, उसने सोचा। मुझे माफ कर दो उन सब के लिए जो मैंने किया है और जो मुझे करना होगा। मैंने कीमत चुकाई, मेरे सितारे, लेकिन वह बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। डैनी ने उसके बालों में चोटी बनाई, उसके मूंछों पर चांदी की अंगूठियां पहनी और उसके घंटियां एक एक करके लटकाई। इतनी सारी घंटियां, सोने, चांदी और कांसे की घंटियां ताकि उसके दुश्मन उसकी आवाज सुन सकें और डर से कमजोर पड़ जाएं। उसने उसे घोड़े के बाल के पतलून और ऊंची जूते पहनाए, कमर में सोने चांदी के भारी मेडलियन से भरा बेल्ट बांधा। उसके जख्मी सीने पर वह पुरानी, फीकी पेंटेड बनियान डाली जिसे ड्रोगो सबसे ज्यादा पसंद करता था। खुद के लिए उसने ढीले सैंड सिल्क के पतलून, आधी टांग तक लटकने वाले सैंडल और ड्रोगो जैसी बनियान चुनी। सूरज ढल रहा था जब उसने उन्हें वापस बुलाया ताकि उसका शरीर चिता पर ले जाया जा सके। दोथराकी चुपचाप देख रहे थे जब छोगो और अग्गो उसे तंबू से बाहर ले गए। डैनी उनके पीछे चल रही थी। वे उसे उसके तकियों और रेशमी कपड़ों पर लेटाया, उसका सिर मातृपर्वत की मां की ओर, जो दूर उत्तर पूर्व में था। तेल, उसने आदेश दिया, और वे मटकों को लेकर आए और चिता पर डाला। सिल्क, झाड़ियां और सूखे घास के गुच्छों को भीगी हुई कर दिया,
जब तक तेल लकड़ियों के नीचे से टपकने लगा और हवा महक उठी। मेरे अंडे लाओ, डैनी ने अपनी हाथ मजदूरों से कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वे दौड़े। सर जोरा ने उसका हाथ पकड़ा। मेरी रानी, ड्रोगो को रात के प्रदेशों में ड्रैगन के अंडों की कोई जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि उन्हें अशाई में बेच दिया जाए। एक बेचो और हम एक जहाज खरीद सकते हैं जो हमें मुक्त शहरों तक ले जाएगा। तीनों बेच दो और तुम जिंदगी भर अमीर रहोगी। मुझे वे बेचने के लिए नहीं दिए गए थे, डैनी ने कहा। वह खुद चिता पर चढ़ी और अपने सूरजौरदारों के चारों ओर अंडे रखे। काला अंडा उसके दिल के पास, उसकी बाह के नीचे। हरा अंडा उसके सिर के पास, उसकी चोटी के चारों ओर लिपटा हुआ। क्रीम और सुनहरा अंडा उसके पैरों के बीच। जब उसने उसे आखिरी बार चूमा तो डैनी उसके होंठों पर तेल की मिठास महसूस कर सकी। जब वह चिता से उतर रही थी, उसने देखा कि मिर्री मजदूर उसे देख रही थी। तुम पागल हो, वह देव वेशनी गले में आवाज में बोली। क्या पागलपन से बुद्धि बहुत दूर है? डैनी ने पूछा। सर जोरा, इस मायगी को पकड़ो और उसे चिता से बांध दो। मेरी रानी, नहीं, मुझे सुनो। जैसा मैंने कहा वैसा करो। वह हिचकिचा रहे थे जब तक उसकी क्रोध फूट न पड़ी। तुमने मुझसे कसम खाई थी, जो भी हो उसका पालन करने की। रकारो, उसकी मदद करो। देव वेशनी चिल्लाई नहीं जब वे उसे खल ड्रोगो की चिता पर ले गए और उसके खजाने के बीच जमीन में गाड़ दिया। डैनी ने खुद उसके सिर पर तेल डाला। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, मिर्री मजदूर, उसने कहा, उन सबक के लिए जो तुमने मुझे सिखाए। तुम मेरी चीखें नहीं सुनोगी, मिर्री ने जवाब दिया जब तेल उसके बालों से टपक रहा था और उसके कपड़े भीग रहे थे। मैं सुनूंगी, डैनी ने कहा, पर तुम्हारी चीखें नहीं। मैं तुम्हारी जान चाहती हूं। मुझे याद है जो तुमने कहा था, केवल मृत्यु जीवन की कीमत चुका सकती है। मिर्री मजदूर ने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। जब वह पीछे हट रही थी, डैनी ने देखा कि मायगी की काली आंखों से तिरस्कार गायब था, उसकी जगह डर था। फिर कुछ करने को नहीं था, बस सूरज को देखना और पहला तारा खोजते रहना था। जब कोई हॉर्स लॉर्ड मरता है तो उसका घोड़ा भी साथ मारा जाता है ताकि वह गर्व से रात के प्रदेशों में सवारी कर सके। शरीर खुले आसमान के नीचे जलाए जाते हैं और खाल अपनी अग्निमय घोड़ी पर चढ़कर सितारों में अपनी जगह लेता है। जितनी तीव्रता से आदमी ने जीवन में जलाया था, उसकी तारा अंधकार में उतनी ही चमकदार होगी। जोगो ने सबसे पहले उसे देखा। वहां, उसने धीरे से कहा। डैनी ने देखा और उसे पाया, पूर्व दिशा में नीचा। पहला तारा एक धूमकेतु था, लाल जलता हुआ, रक्तरंजित, अग्नि जैसा लाल, ड्रैगन की पूंछ। वह इससे मजबूत संकेत मांग भी नहीं सकती थी। डैनी ने अग्गो के हाथ से मशाल ली और उसे लकड़ियों के बीच धकेल दिया। तेल तुरंत आग पकड़ गया, झाड़ियां और सूखा घास दिल की धड़कन के बाद। छोटी छोटी लौ लकड़ी पर लाल चूहों की तरह दौड़ी, तेल पर फिसली, छाल से शाखा और पत्ती तक कूद गई। गर्माहट उसके चेहरे पर धीरे और अचानक प्रेमी की सांस की तरह पड़ी, पर सेकंडों में वह सहन करने के लिए बहुत तेज हो गई। डैनी पीछे हट गई। लकड़ी चरमराने लगी, तेज होती गई। मिर्री मजदूर ने तेज, ऊंची आवाज में गीत गाना शुरू किया। आग गोल गोल घूमने लगी, मंच पर दौड़ती रही। शाम की हवा में ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही गर्मी से पिघल रही हो। डैनी ने लकड़ियों को चटकते और फटते सुना। आग मिर्री मजदूर पर फैल गई। उसका गीत तेज और तीखा होता गया। फिर वह बार बार चिल्लाई और उसका गीत कंपकंपी जैसा हुआ, पतला, ऊंचा, दर्द से भरा। और अब आग ड्रोगो तक पहुंच गई और अब वह उसके चारों ओर थी। उसके कपड़े जल गए और एक पल के लिए खाल जैसे तैरते हुए नारंगी रेशमी टुकड़े और धुआं जैसे घुमावदार लहरें, धूसर और चिकने में लिपटा हुआ था।
डैनी के होठ खुले और वह सांस रोक बैठी। उसका एक हिस्सा उसे उस तरह से चाहता था जैसे सर जोरा डरते थे, उसे माफी मांगने के लिए आग में दौड़ना, उसे आखिरी बार अपने अंदर लेना, आग के बीच जब तक कि मांस पिघलकर हड्डियों से अलग न हो जाएं और वे एक हो जाएं, हमेशा के लिए। वह जलते हुए मांस की गंध महसूस कर सकती थी, घोड़े के मांस के भुने जाने जैसी। चिता गहरा हो रहा था, जैसे कोई बड़ी दानव गरज रही हो। मिर्री माज दूर की धीमी चीखों को दबा रही थी और आग की लपटें रात के पेट को चूम रही थी। जैसे जैसे धुआं घना हुआ, दोथराकी खांसते हुए पीछे हटे। विशाल नारंगी आग की लपटें उस नर की हवा में अपने झंडे फहरा रही थीं, लकड़ी फड़क रही थी, चमकते हुए कोयले धुएं पर उठ रहे थे और अंधेरे में नए जन्मे जुगनुओं की तरह उड़ रहे थे। गर्माहट हवा को बड़े लाल पंखों से मार रही थी, दोथराकी को पीछे धकेल रही थी, यहाँ तक कि मॉर्मोंट को भी, लेकिन डैनी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। वह ड्रैगन का रक्त थी और आग उसमें थी। वह इसे बहुत पहले से महसूस कर रही थी। डैनी ने सोचा जब वह इस भयंकर आग के करीब एक कदम बढ़ा रही थी, लेकिन अंगीठी पर्याप्त गर्म नहीं थी। लपटें उसके सामने नाच रही थीं, जैसे वे महिलाएं जो उसकी शादी में नाच रही थीं, घूम रही थीं, गा रही थीं, अपने पीले, नारंगी और लाल घूंघट लहरा रही थीं, डरावनी लेकिन सुंदर, इतनी सुंदर, जोश से भरी। डैनी ने अपने हाथ खोल दिए। उसका चेहरा लालिमा लिए चमक रहा था। यह भी एक शादी है, उसने सोचा। मिर्री माज दूर चुप हो गई थी। देववेशनी ने उसे बच्ची समझा था, लेकिन बच्चे बड़े होते हैं और बच्चे सीखते हैं। एक और कदम बढ़ाते हुए डैनी अपने पैरों के तलवों पर रेत की गर्माहट महसूस कर सकती थी, अपने सैंडल्स के पार भी। पसीना उसकी जांघों पर, स्तनों के बीच बह रहा था और उसकी गालों पर नदियों की तरह बह रहा था, जहां कभी आंसू बह चुके थे। सर जोरा उसके पीछे चिल्ला रहे थे, लेकिन अब उनकी कोई अहमियत नहीं थी, बस यह आग ही मायने रखती थी। लपटें इतनी खूबसूरत थीं, जो उसने कभी देखी थी, हर एक जादूगर थी, पीले, नारंगी और लाल रंग के लिबास में लिपटी, लंबी धुएं जैसी चादरें लहराते हुए। उसने देखा रक्तरंजित अग्नि शेर, बड़े पीले सांप और हल्की नीली लौ से बने यूनिकॉर्न। उसने मछलियां, लोमड़ियां, राक्षस, भेड़िए, चमकीले पक्षी और खिलते हुए पेड़ देखे, हर एक पिछली से भी सुंदर। उसने एक घोड़ा देखा, एक बड़ा धुने से घिरा ग्रे स्टालियन, जिसकी बहती हुई अदरक नीली लौ की आभा थी। हाँ मेरे प्यार, मेरे सूरज और तारे, अब चढ़ो, अब सवारी करो। उसकी बनियान जलने लगी, इसलिए डैनी ने उसे उतार दिया और उसे जमीन पर गिरने दिया। पेंटेड लेदर अचानक आग पकड़ गया। जब वह आग के करीब कूद रही थी, उसके स्तन ज्वाला के सामने नंगे थे, लाल और सूजे हुए निपल्स से दूध की धाराएं बह रही थी। अब उसने सोचा, अब, और एक पल के लिए उसने खल ड्रोगो को अपने सामने देखा, अपनी धुएं वाली घोड़ी पर सवार, हाथ में ज्वलंत चाबुक लिए। वह मुस्कुराया और चाबुक आग की चिता की ओर फुसफुसाया। उसे एक दरार की आवाज सुनाई दी, टूटती हुई चट्टान की तरह। लकड़ी, झाड़ियां और घास का मंच हिलने और खुद में ढहने लगा। जलती लकड़ी के टुकड़े उसके ऊपर गिरने लगे और डैनी राख और चिंगारी के छींटों से ढक गई। फिर कुछ और गिरा, उछला और उसके पैरों के पास लुढ़का, एक टुकड़ा घुमावदार चट्टान का, पीला और सोने की नसों से सजा हुआ, टूटा हुआ और धुएं में लिपटा। गर्जना ने पूरी दुनिया को भर दिया। फिर भी आग की बरसात के बीच डैनी ने महिलाओं के चिल्लाने और बच्चों की आश्चर्य भरी आवाजें सुनी। केवल मृत्यु जीवन की कीमत चुका सकती है। फिर दूसरी दरार आई, गरज की तरह तेज और तीखी, और धुआं उसके चारों ओर घूमने लगा। चिता हिलने लगी, लकड़ी के टुकड़े फटने लगे जब आग ने उनके छिपे हुए दिलों को छुआ। उसने घबराए हुए घोड़ों की चीखें सुनी, दोथराकी के डर और आतंक से भरे नारे, और सर जोरा की आवाज जिसे वह अपना नाम पुकारते और शाप देते सुन सकी। नहीं, वह चिल्लाना चाहती थी, नहीं, मेरे अच्छे योद्धा, मुझसे मत डरो।
आग मेरी है। मैं डेनरिस स्टॉर्मबॉर्न हूं, ड्रैगन की बेटी, ड्रैगन की दुल्हन, ड्रैगन की मां। क्या तुम नहीं समझते? क्या तुम समझते हो? आग और धुएं की एक गर्जना के साथ जो आसमान में 30 फीट तक पहुंची, चिता ढह गई और उसके चारों ओर गिर गई। निडर डैनी आग के तूफान में कदम बढ़ा रही थी, अपने बच्चों को बुलाते हुए। तीसरी दरार भी दुनिया के टूटने की तरह तेज और तीखी थी। जब अंततः आग बुझ गई और जमीन चलने लायक ठंडी हो गई, सर जोरा मॉर्मोंट ने उसे राख के बीच पाया, काले जले हुए लकड़ियों और चमकती हुई कोयलों के टुकड़ों के बीच, और आदमी, औरत और घोड़े की जली हुई हड्डियों के बीच। वह नग्न थी, राख से ढकी हुई, उसके कपड़े राख में बदल गए थे, उसके खूबसूरत बाल पूरी तरह झड़ चुके थे। फिर भी वह बची हुई थी। उसके बाईं छाती पर क्रीम और सुनहरे रंग का ड्रैगन दूध पी रहा था, दाईं छाती पर हरे और तांबे का। उसके हाथ उन्हें कसकर थामे हुए थे। काले और लाल रंग का राक्षस उसके कंधों पर लटका था, उसकी लंबी, मुड़ी हुई गर्दन उसके ठोड़ी के नीचे थी। जब उसने जोरा को देखा, तो उसने अपना सिर उठाया और कोयले जैसे लाल आंखों से उसे देखा। बिना कुछ कहे योद्धा घुटने टेक गया। उसके खास पुरुष उसके पीछे आए। जोगो सबसे पहले आया और अपनी अराख उसके पैरों के पास रख दी। मेरे खून का खून, उसने फुसफुसाया, अपना चेहरा धुएं वाली जमीन से लगाते हुए। मेरे खून का खून, उसने अग्गों की आवाज सुनी। मेरे खून का खून, रकारों ने चिल्लाया। फिर उसके हाथ मजदूर, फिर बाकी सभी, सारे दोथराकी, पुरुष, महिलाएं और बच्चे आए, और डैनी को केवल उनकी आंखों को देखना था, यह जानने के लिए कि वे अब उसके थे, आज, कल और हमेशा के लिए, ऐसे जैसे वे कभी ड्रोगो के नहीं थे। जब डेनरिस टारगेरियन खड़ी हुई, उसका काला ड्रैगन उसके मुंह और नथुने से धुआं छोड़ रहा था। बाकी दो भी उसकी छाती से दूर हुए और अपनी आवाजों को मिलाया, पारदर्शी पंख फैलाए और हवा में हिलाए, और सैकड़ों वर्षों में पहली बार रात ड्रैगन की संगीत से जीवित हो उठी। दोस्तों, क्या आप भी डैनी की इस अद्भुत कहानी में डूब गए? यह सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, ड्रैगन की वापसी, आग की शक्तियों का जागरण। यह कहानी आपको कहीं और ले जाएगी, जहां ड्रैगन फिर से आसमान छुएंगे और सत्ता की जंग और भी भयंकर होगी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा बात कौन सी रही, और क्या आप चाहते हैं कि हम ए क्लैश ऑफ किंग्स की अगली किताब की भी ऑडियो बुक सीरीज लेकर आएं? सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप पहले जान सकें जब हम नई कहानी लेकर आएं। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम ऐसी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में, एक नई लड़ाई, नए पात्र और नए रहस्य लेकर। क्या आप तैयार हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है।